एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग वीकली करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 18 से 24 मार्च के जो भी वीकली इस हफ्ते में हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं आप लोगों ने ऋचा मैम के साथ डेली करंट अफेयर्स, उनका एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी, जिसका कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी न्यूज आज है हमारे पास रिवीजन करने के लिए। 18 से 24 मार्च को कंप्राइज ये करेगा। और आपको मैं बता रही हूं, एवरी संडे दोपहर 12 बजे वीकली करंट अफेयर मैं आप लोगों को करवाती हूं। ठीक है, और संडे को शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो पहले मैं करवाती थी अब वो आफरीन मैम कराती है। बैंकिंग स्पेशलिस्ट फैकल्टी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, और कोई भी फैकल्टी बदलती है ना, तो आप लोगों के लिए एक बेटर इनोवेशन ही करने के लिए वो काम किया जाता है। तो आफरीन मैम बैंकिंग एंड फाइनेंस कराएंगे और मैं वीकली करंट अफेयर कराऊंगी। बाकी आप लोगों को पता ही है कौन क्या करवाता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम डेज को डिस्कस करते हैं, डेज की न्यूज को, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आर्म्स, एम्यूनेशन, गोला बारूद, हथियार। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इस दिन को क्यों मनाते हैं? देखो इस दिन को क्यों मनाते हैं। 18 मार्च 1802 को, 18 मार्च 1802 को कोलकाता के कौसीपुर के अंदर इंडिया का ओल्डेस्ट, या मैं कह सकती हूँ इंडिया का पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना था। उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को मनाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पे राइफल्स, गन्स, आर्टिलरीज, एम्यूनेशन इनका डिस्प्ले किया जाता है। और जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 18 मार्च को एक और दिवस के रूप में मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसकी अब की बार की थीम थी हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज, हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज। ठीक है, 2018 से इसको मनाना अपने शुरू किया था और 7th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इस साल 18 मार्च को 7वीं बार हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अब करते हैं 19 मार्च। 18 मार्च को हमने कौन कौन सा रिसाइकलिंग डे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया। अभी 19 मार्च को हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखो जो सीआरपीएफ था इसके बनने का दिन था, ये स्टैब्लिश हुआ था 27 जुलाई 1939 को। लेकिन हम इसको 19 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 19 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको प्रेसिडेंट कलर दिया था। ठीक है, ये एक ऑनर होता है किसी भी टुकड़ी को, तो ये प्रेसिडेंट कलर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को दिया था। इसलिए हम 19 मार्च को सीआरपीएफ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये पहला सीएपीएफ था, ये पहला सीएपीएफ का हिस्सा था जो इस तरीके से प्रेसिडेंट कलर को रिसीव कर रहा था। और 28 दिसंबर 1949, 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल जी ने इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ रख दिया था। इसके डायरेक्टर जनरल है आनिश दयाल सिंह। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है? आनिश दयाल सिंह। अभी चलते हैं। अच्छा, ये परेड कहाँ हो रही है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। ठीक है, ये जगह है फाफा माऊ, ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है, वहां पे ये पूरी परेड जो है वो ऑर्गेनाइज हुई। उसके बाद 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाते हैं। तो 2 डे हैं। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, स्पैरो यानी चिड़िया। ठीक है, 2024 की थीम है आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। ठीक है, मैं भी स्पैरो से प्यार करती हूं और हम सब स्पैरोज से प्यार करते हैं। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाते हैं। इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में इसको जानते हैं। इस बार की थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ठीक है, जितना अच्छा समुदाय होगा उतनी ज्यादा खुशहाली रहेगी। तो 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को किस किस तरीके से मनाते हैं? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है, हैप्पी नॉर्वूज, इंटरनेशनल नॉर्वूज डे मनाया जाता है। ठीक है, और 21 मार्च आपको पता है इक्विनॉक्स का डे होता है। अब देखो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो है 2024 की जो थीम है एंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स। देखो जो ये बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिक बीमारी होती है और इस जेनेटिक बीमारी को लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में जुड़े हुए हैं। तो 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2024 इसका थीम था एंड ऑफ स्टीरियोटाइप। ठीक है, और इसको 2012 में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे को ग्लोबल
ग्लोबल अवेयरनेस देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, इसको ऑब्जर्व किया था यूनाइटेड नेशंस सिंस 2012, मतलब कि 2012 से ही यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। ठीक है, नॉर्वूज डे जो है ये पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? जो ज़ोरेस्ट्रियन धर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग भी ये माना जाता है, और ये इक्विनॉक्स का डे है। आपको पता है इक्विनॉक्स जब डे और नाइट बराबर होते हैं, यहाँ पे एक तो 21 मार्च और एक 23 ऑफ सितंबर को इक्विनॉक्स सेलिब्रेट किया जाता है। इक्विनॉक्स होता है तो जिसको हम क्या कहते हैं, डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। ठीक है, 2009 में यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, 3000 साल पुराना इसका इतिहास है, जगह जगह पे सेलिब्रेट होता आया है। 2010 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मार्च को इंटरनेशनल नौरूज डे के रूप में घोषित किया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नई फसलों के से भी रिलेटेड है ये। 21 मार्च को एक और दिवस के रूप में मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, 2024 की जो थीम है दैट इज फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये थीम है 2024 की, और इसको 2012 से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेलिब्रेट करता आ रहा है। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे भी होता है। तो देखो 21 मार्च को बहुत सारे डे हमने देख लिए, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, फिर इंटरनेशनल नौरूज डे, ठीक है, इंटरनेशनल नौरूज डे, उसके बाद वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड वर्ल्ड पोएट्री डे। ठीक है, वर्ल्ड पोएट्री डे तो 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड पोएट्री डे 1999 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, इस बार की थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट। ठीक, उसके बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की थीम क्या है? लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। थीम्स आपको याद रखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो कहता है पानी और सैनिटेशन की प्रॉब्लम 2030 तक हम समाप्त कर देंगे। यूनाइटेड नेशन ने 1993 यानी 1993 में इसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, साथ में बिहार फाउंडेशन डे, बिहार दिवस के रूप में भी मनता है। 1912 में बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, और इसी दिन 22 मार्च को तो इसको बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च शहीद दिवस यानी मार्टर्स डे के रूप में मनता है, या सर्वोदय डे के रूप में भी आप इसको कह सकते हो। ये वो दिन है जब भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु जी को 1931 में जो फ्रीडम फाइटर थे ब्रिटिशर्स ने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो 23 मार्च का दिन। 23 मार्च को वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे के रूप में भी मनाते हैं। 23 मार्च 1950 को सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आया था। WMO 23 मार्च 1950 को एनफोर्स हुआ था, और इस बार की थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 के अंदर ये कहा गया है, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। हमको क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना होगा। ये थी डेज की बातें। ठीक है, 18 से लेके बिल्कुल 23 तक की सारी न्यूज हम लोगों ने देख ली है, कौन सा डे कब मनाया जाता है। अब उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देखिए, सबसे पहली अपॉइंटमेंट्स की बातें हैं तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं नवनीत कुमार सहगल, जो फॉर्मर IAS ऑफिसर थे। 4 साल के बाद इस पोस्ट पे कोई आया है। 2020 में सूर्य प्रकाश जो है वो इस पोस्ट पे थे, 4 साल के बाद ये आए हैं अब सहगल जी। इसके बाद अगला है, ये कौन है? ये है मिसेस शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी जी को जो एक पैरा आर्चर है, तीरंदाजी हैं, जिनको अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ये PWD कैटेगरी के अंदर इनको नेशनल आइकन इनको PWD कैटेगरी में घोषित किया है। ठीक है, तो ये न्यूज है शीतल देवी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? पैरालंपिक्स कैटेगरी के अंदर है ये। उसके बाद तेलंगाना गवर्नर जो है, जिनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन, तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, वो पुडुचेरी के एडिशनल गवर्नर का भी कार्यभार संभाल रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यभार भी संभाल रही थी, और तेलंगाना की गवर्नर का कार्यभार भी संभाल रही थी। दोनों ही पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि अब ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगी। तो इनकी जगह कौन आ गए? इनकी जगह झारखंड के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एडिशनल। झारखंड को तो संभालेंगे, तेलंगाना और पुडुचेरी का भी एडिशनल गवर्नर यही रहेंगे। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन, जो झारखंड के गवर्नर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो पशुपति कुमार पारस जी थे, उन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया है।
कौन सा मिनिस्ट्री था इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब किरेन रिजिजू जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस को संभालते हैं, उनको इस मंत्रालय का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। ठीक है, पशुपति कुमार पारस जी ने, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। रशिया के अंदर भारत के राजदूत की तरह आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। वो पहले जो है, अभी जो है म्यांमार के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करते थे, अभी रशिया के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद पीएनजी इंडिया जो कंपनी है पीएनजी की, उसके सीईओ कौन बने हैं? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। एक नए सीईओ बने हैं कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, जो 1 मई 2024 से इस कार्यभार को संभालेंगे। उसके बाद राहुल सिंह अपॉइंटेड न्यू सीबीएसई चीफ। जो सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन है सीबीएसई, इनके नए चीफ राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। पहले निधि छिब्बर जी थी, अब उनकी जगह पे राहुल सिंह आ गए हैं। ठीक है, वो जो है एक नीति आयोग की एडवाइजर भी है निधि। ठीक है, और राहुल सिंह जो है वो नए चीफ बने हैं सीबीएसई के। अदर अपॉइंटमेंट्स में राजीव कुमार मित्तल को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उनके डायरेक्टर जनरल की तरह से अपॉइंट किया है। उसके बाद क्या है कि जो सोमेंदु बागची है, सोमेंदु बागची को इराक में भारत की तरफ से एम्बेसडर घोषित किया है, और अभिलाषा जोशी को चिली के अंदर नेक्स्ट एनवॉय घोषित किया है। ये थी अपॉइंटमेंट्स की बातें। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड अवार्ड्स। अवार्ड्स के अंदर रतन टाटा जी, सब लोग जानते हो इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी वर्क मिला है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपी वर्क, मतलब कि फिलेंथ्रोपी क्या होता है? समाज सेवा। समाज सेवा के फील्ड में इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है, जो टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन थे। ठीक है, अच्छा जी, अभी आगे नेक्स्ट न्यूज क्या है? सरस्वती सम्मान 2023 का किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। प्रभा वर्मा केरला लिटरेचर के अंदर काफी नाम इन्होंने कमाया, और ये सरस्वती सम्मान जो केरला लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है लिटरेचर की दुनिया में, उनको ये सम्मान मिला है। इनकी पोएट्री कौन सी थी? मलयालम लैंग्वेज में रौद्र सात्विकम। ठीक है, ये इन्होंने पोएट्री लिखी है मलयालम लैंग्वेज में, जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला है, ये अवार्ड मिला है, जिसके अंदर एक सिटेशन, एक प्लेक और 15 लाख रुपीस जो है इनाम के तौर पे मिलते हैं। ठीक है, और ये एक आउटस्टैंडिंग अवार्ड है, एक एनुअल अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग अवार्ड है। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिटरेचर के काम के लिए ये दिया जाता है। इसको 1991 से दिया जा रहा है बाय के बिरला फाउंडेशन। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी IAA, इन्हें earthday.org का सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को earthday.org का सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और इन्होंने एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों को क्लाइमेट को बचाने के लिए काफी ज्यादा अवेयर करने की कोशिश की है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है एनवायरमेंटल एक्शन को एक पॉजिटिव मोड देने के लिए, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद राकेश रक्षा मंत्री ट्रॉफी जो है वो टॉप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स को मिली है। जो टॉप आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल्स हैं उनको रक्षा मंत्री ट्रॉफी जो है उससे नवाजा गया है। और ये कौन से हॉस्पिटल हैं? टॉप में रहे हैं साउदर्न कमांड पुणे का हॉस्पिटल, और सेकंड नंबर पे रहे हैं लखनऊ का हॉस्पिटल। ठीक है, 2022 में भी ये अवार्ड मिले थे। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने ये अवार्ड जो है वो बांटे हैं, और 1989 में रक्षा मंत्री ट्रॉफी को रिकॉग्नाइज किया गया था ताकि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेटर किया जा सके। उसके बाद संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है TM कृष्णा को, और नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला है नीना प्रसाद को। ठीक है, नीना जी को नृत्य में NN से याद रख लो, TM कृष्णा को संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये मिला है। म्यूजिक अकेडमी जो चेन्नई की म्यूजिक अकेडमी है उन्होंने TM कृष्णा जी को संगीत कलानिधि अवार्ड दिया है। ठीक है, और 1942 में ये अवार्ड पहली बार दिया था कर्नाटिक म्यूजिक की दुनिया में, और नृत्य कलानिधि अवार्ड जो दिया है वो नीना प्रसाद जी को दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो नीना प्रसाद जी को ये अवार्ड दिया है। उसके बाद चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को। ये कौन है? 2 जर्नलिस्ट हैं, ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा।
इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों को चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है। ठीक है, मीडिया फाउंडेशन डे 1980 पे इस अवार्ड को सेटअप किया था। चमेली देवी जैन कौन है? एक फ्रीडम फाइटर है और कम्युनिटी रिफॉर्मर है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज आए उससे पहले आपको कुछ जानकारी बता दूं। देखो, जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ है आप परचम टेलीग्राम से ले सकते हो। वीकली और मंथली का सीए मैगजीन का अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना तो parchamclasses.in से आप ले सकते हैं। और हमारी जो सवाल ई बुक आती है मंथली करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें होते हैं, वो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जिसमें 150 एमसीक्यू प्लस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं। 12 ई बुक हर महीने की अलग अलग आपको मिलती है। बाकी डिटेल आपको अगर चाहिए तो आप हमारे इन गिवन नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये हमारा जीमेल आईडी है, आप इस पे भी अपने डाउट्स जो है हमसे पूछ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेशनल न्यूज की तरफ। नेशनल न्यूज में सबसे पहली न्यूज है, इलेक्शन कमीशन ने नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है। नो योर कैंडिडेट मतलब कि आप अपने कैंडिडेट को पहचानो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, उन्होंने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नो योर कैंडिडेट। अपने कैंडिडेट को पहचानो, यानी आप जिसको वोट दे रहे हो आप उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उनका स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो इस ऐप से। तो ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। उसके बाद महाकुंभ, ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर 18 से 20 मार्च को ये स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो शुरू हुआ है स्टार्टअप्स के लिए। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है स्टार्टअप इन्वेस्टर इंक्यूबेटर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 18 से 20 मार्च 2024 को ये पूरा एक उत्सव सा मनाया जा रहा है, आप कह सकते हो एक एग्जीबिशन है। ठीक है, इसकी सेंट्रल थीम है भारत इनोवेट्स, के इंडिया इनोवेट कर रहा है। फोकस है एआई पे और SaaS। SaaS क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है। D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, एग्रीटेक, फिनटेक, इन सब टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए ये एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, स्टार्टअप महाकुंभ 2024। ठीक है, इसके बाद इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लग चुका है। ऑयल पाम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये आप देख रहे हो ऑयल पाम ट्री है जहां से जो है वो पाम ऑयल निकाला जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पहली इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगी है। इस बात को आपको याद रखना है। लोअर दिबांग वैली के अंदर अरुणाचल प्रदेश में इसको लगाया गया है, और ये इंडिया की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री होगी अंडर NMEO-OP। ये NMEO क्या है? NMEO है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। ठीक है, अगस्त 2021 में ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, ये लॉन्च किया गया था। इसके अंडर पहली इंडिजिनस या मैं कहूंगी इंटीग्रेटेड ऐसी फैक्ट्री हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, 2025 से 26 तक हमको 11.20 लाख टन ऑयल पाम को प्रोड्यूस कर देना है। कमर्शियली काफी यूज होता है ये। इसके बाद जो ग्रिड इंडिया है, ग्रिड इंडिया को मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है। ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिल गया है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 2009 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके CEO और MD हैं SR नरसिम्हन। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर न्यू दिल्ली के अंदर। माइटी और निक्सी दोनों ने मिलकर भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पे। माइटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दोनों ने भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। ये इवेंट था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर। इवेंट का जो थीम थी भाषा नेट इम्पेटस टुवर्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार ये बेलग्रेड सर्बिया के अंदर सेलिब्रेट हुआ है। वहां पे भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या? देखो, विदाउट लैंग्वेज बैरियर आप भाषा नेट को, मतलब कि विदाउट लैंग्वेज बैरियर जो भारत के सिटीजन है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपस में बातें कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। इसको डेवलप किसने किया है? CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। किसकी मदद से? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मदद से। सेक्रेटरी कौन है माइटी के? S कृष्णन, जो इस सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में भी आपको वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, हिंदी में भी दिख रहा है। इस तरीके से विदाउट लैंग्वेज बैरियर आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं।
इसके बाद अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट यानी कि FL नेट को लॉन्च किया है, ऑर्गेनाइज किया है एज पार्ट ऑफ उल्लास। उल्लास या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कह दूं, बात एक ही है। 37 लाख लर्नर जो है वो इसमें अपीयर करेंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट्स का असेसमेंट होगा, रीडिंग का, राइटिंग का और न्यूमरेसी का। आपका गणित कैसा है, आपकी रीडिंग कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है, इन 3 चीजों का असेसमेंट किया जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स का असेसमेंट किया जाएगा। टेस्ट जो है वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फोकस करते हुए सारा टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा होगा जिसको हम उल्लास नाम से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है, पूरा नाम है उल्लास का। 2022 से 2027 तक ये स्कीम चल रही है, जिसमें 15 ईयर्स की एज से जितने भी बड़े हैं, मतलब जो अडल्ट हैं 15 साल से ज्यादा के, वो लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल को दिखाने के लिए। अगली न्यूज है, सेंटर ने एक ऑल्टरनेट ऑटो फ्यूल इथेनॉल 100 लॉन्च किया है, ठीक है। देखो, गैसोलीन से जितनी भी चीजें चलती थी, अब उसके अंदर इथेनॉल 100 जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि ये काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है इथेनॉल 100 को, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, जो एक ऑल्टरनेट ऑटो फ्यूल है न्यू दिल्ली के अंदर। इथेनॉल 100 एक क्लीनर और ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है गैसोलीन का, क्लीन भी है, ग्रीन भी है, यानी एनवायरमेंट को भी अच्छा रखता है। 92 to 94% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। तो ये को सॉल्वेंट है, मतलब अच्छे से सैचुरेटेड, मतलब सॉल्वेंट है, ये को सॉल्वेंट है, मिक्स अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इंडियन ऑयल जो है वो इज रोलिंग आउट इथेनॉल 100, मतलब कि 183 रिटेल आउटलेट्स पर, इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर अब इथेनॉल 100 जो है वो मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली के अंदर 2025 से 26 तक हमको हर किसी व्हीकल के अंदर 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में कर देनी है, ये अपना टारगेट है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने नेशनल टाइम प्रोटोकॉल को फॉर डिससेमिनेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन मुंबई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन मुंबई, मतलब कि मुंबई में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिससेमिनेट करने के लिए नेशनल टाइम प्रोटोकॉल इनोग्रेट किया है। देखो, अभी हम अपनी लाइव लोकेशन वगैरह जानते हैं तो जीपीएस के माध्यम से जानते हैं। जीपीएस एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमने अपना खुद का अपने इंडिजिनस बेस जो है वो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है नाविक। तो अभी तक हम उनके टाइम के हिसाब से चल रहे थे, अब नाविक की मदद से हम अपना खुद का रियल टाइम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नेशनल टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जीपीएस के अंदर जीपीएस को रिप्लेस करने के लिए नाविक आया। अब नाविक की मदद से हम लोग इंडिया का खुद का नेशनल टाइम प्रोटोकॉल चलाएंगे। इंडिया पहली कंट्री होगी जो इस तरीके के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 2024 के अंत तक एटॉमिक क्लॉक को भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बैंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और दिल्ली में एटॉमिक क्लॉक क्या है, जो एटम्स की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्यूरेट टाइम को बताती है, ठीक है। उसके बाद 4th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। और इंडिया जो है इसकी 2nd मीटिंग को होस्ट कर रहा है नवंबर 2024 के अंदर, और एक एससीओ स्टार्टअप फोरम 5.0 जनवरी 2025 के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा। 2024 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के पास है। 2024 की प्रेसिडेंसी कजाकिस्तान के पास है, याद रखोगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 शंघाई चाइना के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, इसके 8 मेंबर हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। फुल मेंबर बने इंडिया और पाकिस्तान 2017 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर जैंग मिंग, ठीक है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ग्रुप है। डिफेंस अलायंस भी ये आपस में करते हैं। तो एससीओ की मीटिंग हुई है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल ऑर्गेनाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने एक पैनल गठित किया। उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं दैट इज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ जी ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया और ये कहा कि एनवायरनमेंट के साथ साथ, सस्टेनेबल की डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है उसका भी आपको हमें आइडिया देना होगा, क्योंकि अभी गुजरात और राजस्थान के अंदर इसके कोर हैबिटेट है।
लेकिन ये एक्सटिंक्शन की वर्ज पे आता जा रहा है। मतलब आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रमोट करना ही है, लेकिन साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा 3 जज बेंच जिसके हेड थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये कमेटी जो है वो बनाई थी और जुलाई 31 तक हमें ये काम जो है वो पूरा करना है। रिपोर्ट मांगी है, क्या हम करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाने के लिए। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का और इसका हैबिटेट है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी कुछ हद तक ये मिलता है। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंडर आता है, यानी इनको नुकसान पहुंचाना बहुत ही घातक है। साइट्स की भी अपेंडिक्स 1 में आता है और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज की भी अपेंडिक्स 1 में आता है। अभी नेशनल न्यूज हमने कवर कर ली, नाउ लेट अस मूव टू स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में सबसे पहली न्यूज है, नवीन पटनायक जी ने भारत का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर भुवनेश्वर के अंदर इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम के अंदर पहला एथलेटिक सेंटर जो है, जो इंडोर एक्वाटिक सेंटर होगा, वो इंस्टॉल कर दिया गया है, या मैं कहूँ वो स्टार्ट कर दिया गया है, उसकी फाउंडेशन रख दी गई है। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे कॉन्टिनेंटल और रीजनल चैंपियनशिप हुआ करेंगे। नेक्स्ट है, उड़ीसा ने पखाला दिवस या पखाला डे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ये पॉपुलैरिटी है उड़ीसा के स्टेपल फूड को प्रमोट करने के लिए। पखाड़ा एक उड़िया टर्म है जिसमें कुक्ड राइस, मतलब कि जो एक इंडियन डिश कंसिस्टिंग ऑफ कुक्ड राइस, ठीक है, पानी के अंदर थोड़ा सा फर्मेंट करके वो जो कुक राइस बनता है, यहाँ आप देख पा रहे हो, उसको प्रमोट करने के लिए, जो उड़ीसा का एक स्टेपल फूड माना जाता है, उसके ओरिजिन के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से इस डिश का ऑर्गेनाइजेशन जो है, या मैं कहूँ ओरिजिन हुआ है। अभी इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो लगातार पांचवी बार रशिया के प्रेसिडेंट की इलेक्शन को जीत चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेगन नाम का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के अंदर, और जिसकी वजह से मैकआर्थर रिवर के अंदर पानी जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। 2001 में ऐसा हुआ था, इस रिवर के अंदर उछाल आया था। अभी फिर से ये इस स्टॉर्म की वजह से देखा जा रहा है। इसके बाद वोल्केनो इरप्शन हो गया है, ये आपका रेक्सेंस पेनिनसुला के अंदर, ठीक है, आइसलैंड के अंदर। यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है साउदर्न आइलैंड के अंदर, इसको याद रखोगे, वोल्केनो आ गया है। फिर नेपाल का जो टूरिस्ट कैपिटल है, जैसे नेपाल की कैपिटल तो काठमांडू है, जो टूरिस्ट कैपिटल है वो पोखरा को घोषित कर दिया है। ठीक है, या पोखरा या पोखरा जो भी आप कहो, नेपाल के अंदर जो टूरिज्म कैपिटल है वो पोखरा को घोषित कर दिया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंडा। ठीक है, तो याद रखोगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी, ये बात यूएस रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखो, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे सेला टनल बनाया, हमने पीछे हफ्ते डिस्कस भी किया, तो चाइना ने ये क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन यूएस ने रिकॉग्नाइज किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। ठीक है, तो बीच में चाइना कह रहा है कि आप बीच में मत बोलो, आपका कोई रोल ही नहीं है कि कौन किसका है, तो तुम बीच में मत बोलो। तो ये न्यूज थी, यूएस ने अरुणाचल प्रदेश को एज इंडियन टेरिटरी घोषित किया है। ठीक है, और ये पूरी न्यूज थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। उसके बाद पीएम मोदी जी, आपको पता है, भूटान गए हुए हैं। ठीक है, अराइव्स इन पैरो भूटान, और उनका एक वार्म रिसेप्शन, वार्म वेलकम वहां पे किया गया है। और 24 आवर का ये स्टेट विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। ही विल इनोग्रेट एंड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ठीक है, एक गायनी के लिए, गायनी हॉस्पिटल कह दो या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, थिम्फू के अंदर ये इनोग्रेट करेंगे। और भूटान ने अपना 13वीं पंचवर्षीय योजना 13th 5-year प्लान 24 to 29 जो है वो प्लान की है इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए। भारत से मदद मांगी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि मोदी जी को वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रग गैलापो। ठीक है, इस अवार्ड से मोदी जी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। और ये पहले फॉरेन हेड होंगे, भारत सरकार के पहले फॉरेन हेड होंगे जिन्होंने इस तरीके का ऑनर जो है वो रिसीव किया है। इसको भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वेंगचुक ने इनोग्रेट किया है, या उनको इस अवार्ड से, इस ऑनर से नवाजा है। ठीक है, इस बात को याद रखना।
आई एम सॉरी अगर मैंने ये नेम गलत प्रोनाउंस किया हो, तो जैसा मुझे समझ आया मैंने बताया आपको। उसके बाद यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों एक एग्रीमेंट में आ गए हैं टू बिल्ड ऑस्ट्रेलिया एसएसएन ऑकस सबमरीन। देखो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने एक समझौता किया है कि हम एक सबमरीन, ऑकस नाम का सबमरीन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और सबमरीन आपको पता है पानी के नीचे जाके अटैक करता है, ठीक है, और ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का हिस्सा होगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। ये बात याद रखना। ऑकस जो है वो एक ग्रुप है, 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया था। ये इंडो पैसिफिक रीजन का ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया ए, ठीक है, यूके से यूके, यूएस से यूएस, तो ऑकस कह रहे हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का एक ट्राईलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। सबमरीन कंपोनेंट इसका बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर का भी अटैक जो है सबमरीन से हो सकेगा, ठीक है, तो ऐसा बोला गया है। उसके बाद भारत, यूनाइटेड नेशन ने एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहला अपना रेजोल्यूशन दिया है, यानी यूएन ने ये कहा है एआई टोटली सेफ है, ट्रस्टवर्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हुए सारे ह्यूमन राइट्स के मामलों को देखा है, तो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और ट्रस्टवर्दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कोई इशू इसमें नहीं है। ऐसा पहला रेजोल्यूशन जो है यूएन ने एआई के बारे में दिया है। अभी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चलते हैं। स्पोर्ट्स में जो इंडियन एथलीट हैं जिनका नाम है गुलवीर सिंह, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को शैटर कर दिया है बाय ओवर 20 सेकेंड्स। देखो 10,000 मीटर की रेस में, मेंस 10,000 मीटर की जो रेस थी, 16 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एथलीट गुलवीर सिंह ने ये रिकॉर्ड जो है तोड़ा। 2008 में जो रिकॉर्ड बना था, सुरेंद्र सिंह जी ने जो बनाया था, उसके रिकॉर्ड को अभी गुलवीर सिंह ने तोड़ा है 10,000 मीटर की मेंस की रेस में। लेकिन वो पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई होने से 41 सेकंड से रह गए हैं, 41 सेकंड से चूक गए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज थी। इसके बाद नेक्स्ट है, पंकज अडवाणी जी को बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम में हिस्सा मिल गया है, या इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है, इनका नाम वहां आ गया है। बिलियर्ड हॉल ऑफ फेम क्या है? ये चाइना के अंदर इस्टेब्लिश्ड है और जितने भी जाने माने बिलियर्ड गेम के प्लेयर्स हैं उनको इसमें हिस्सेदारी मिलती है। तो हमारे यहाँ से पंकज अडवाणी जी को भी इसमें हिस्सेदारी मिल चुकी है। ये वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम, ये शंघाई सिटी इन चाइना के अंदर है, ठीक है। और ये 27 टाइम इंटरनेशनल बिलियर्ड और स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन ये रहे हैं, ठीक है, पंकज अडवाणी जी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विमेंस प्रीमियर लीग का टाइटल ले लिया है। आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया है? दीप्ति शर्मा को। मोस्ट रन किसको मिले हैं? एलिस पैरी को। मोस्ट विकेट्स श्रेयंका पाटिल को, ठीक है। तो विमेंस की टीम है, टोटल टीम 5 थी, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर। फॉर्मेट क्या है? T20 क्रिकेट टीम थी महिलाओं की, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था और फर्स्ट एडिशन में विनर थी मुंबई इंडियंस, और इसको बीसीसीआई जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद नागालैंड 2024, यानी नागालैंड 2024 थर्ड एडिशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट गेम्स का, जिसमें 8 राज्य हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो हमारी 7 सिस्टर है और एक ब्रदर बोला जाता है। 8 सेंटर जो हैं, 8 स्टेट्स जो हैं इसमें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये हिस्सा ले रहे हैं 18 से 23 मार्च 2024 के बीच में। 3000 से ज्यादा एथलीट जो हैं 15 अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर ये कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज थी, नागालैंड के अंदर ये पूरा ऑर्गेनाइज होगा। कार्लोस अल्काराज और ईगा स्वातिक को चैंपियनशिप का टाइटल मिला है। किसने किसको हराया ये देखना। देखो डैनियल मेडवेडेव को हराया है, किन्होंने? डैनियल मेडवेडेव को हराया है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है, और पीएनबी पारिबास ओपन के अंदर, ठीक है। और ईगा स्वातिक ने किसको हराया है? मारिया सकारी को हराया है, तो इसको याद रखोगे। इसके बाद जो लॉरा कैनी है, उन्होंने साइक्लिंग से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ब्रिटेन की मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल ओलंपिक एथलीट रही हैं लॉरा कैनी, और अब इन्होंने साइक्लिंग से संन्यास ले लिया है। 31 साल की ये हैं। 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। यस बैंक ने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पेरिस ओलंपिक। देखो यस बैंक ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर पेरिस ओलंपिक, जिसमें ये कह रहा है जितने भी प्लेयर्स हैं उनके खाते वाते हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो हो रहा है वहां पे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके खाते मेंटेन करने के लिए यस बैंक जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं।
उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी की जो कैप्टेंसी होती थी उसको ऋतुराज गायकवाड़ ने ले लिया है चेन्नई सुपर किंग के कैप्टेंसी की तरह। तो 2024 के IPL सीजन शुरू हो चुके हैं, ठीक है, और 17th एडिशन ये IPL का हो रहा है। टाटा इसको स्पॉन्सर कर रहा है। 10 टीम कौन कौन सी है आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो इसके अंदर जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं उसके जो कैप्टन हैं, पहले MS धोनी होते थे, अभी ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं। अगला है रशिया और बेलारूस को पेरिस 2024 के ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये न्यूज है, बस इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद साइंस एंड टेक की दुनिया में क्या न्यूज है। इंडिजिनस ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज डेवलप। भारत के अंदर एक ड्रग डेवलप हुआ है फॉर सिकल सेल अनीमिया इसका पूरा नाम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके रेड ब्लड काउंट्स जो हैं उनकी शेप बदल जाती है। जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, RBC होता है, उनकी शेप गोल होने की बजाय सिकल सेल हो जाती है, सिकल की तरह। ये आप देख पा रहे हो, ऐसे सिकल की तरह हो जाती है और आपके शरीर के अंदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए जो अभी तक लाइलाज बोली जा रही थी, भारत ने एक दवाई जो है वो डेवलप कर ली है। ठीक है, और ये ज्यादातर ट्राइबल पीपल के अंदर ज्यादातर देखी जाती है। 2047 तक 2047 तक हमको सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना है। सिकल सेल डिजीज ये भी एक जेनेटिक बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी है, इनहेरिटेड है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप बदल जाती है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, यानी सखी। सखी क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसरो एट थुम्बा हैज डेवलप्ड अ मल्टीपर्पज ऐप सखी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक मल्टीपर्पज ऐप सखी नाम की लॉन्च की है। ये जो भी गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन है, एस्ट्रोनॉट को हेल्प करेगा टू कैरी आउट द रेंज ऑफ टास्क। अपने टास्क की रेंज को कैरी आउट रखने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये सखी ऐप है जिसको आप याद रखोगे। इसरो जो है गगनयान मिशन ह्यूमन को स्पेस में भेज रहा है। गगनयान मिशन के दौरान 2025 के अंदर ये मिशन जो है वो लॉन्च होगा। AI चैटबॉट विद द सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रोक, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रोक जो है ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय XAI। कहता है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड ग्रोक जो है ये भी एक चैटबॉट है। ठीक है, ग्रोक चैटबॉट, जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे आप कुछ लिख रहे हैं फिर आपको रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है, चैटबॉट के माध्यम से, तो ग्रोक नाम का ये चैटबॉट है। ठीक है, और ये इसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब आपके आंसर्स को बहुत प्रिसाइज तरीके से ये देगा। इसके बाद एक नई स्पीसीज ढूंढी गई है, डीप सी आइसोपोड। आइसोपोड इसका नाम इसरो के नाम पे रखा है। ठीक है, ये एक तरीके का इनवर्टिब्रेट है, रीढ़ की हड्डी में नहीं होती है। कोलम केरला के अंदर ये देखी गई है नई प्रजाति, इसका नाम आइसोपोड इसरो के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग की बात करते हैं। दिल्ली जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, मतलब जो दिल्ली है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी शहर है। ठीक है, लगातार 4 साल दिल्ली जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में आ रहा है, जो अपनी IQ एयर की रैंकिंग आती है जिसको स्विस ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और इंडिया जो है दुनिया के अंदर तीसरी सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। तीसरी सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है इंडिया। राजधानी शहर पूछे तो दिल्ली। ठीक है, और भारत तीसरे नंबर पे है। पहले दो कौन है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीसरे पे अपा है। 2022 में इंडिया का रैंक 8th था 131 कंट्री के अंदर पॉल्यूशन में। ठीक है, टॉप 10 में थे अपा। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो न्यू दिल्ली 2018 से ही चलते आ रहे हैं, खिताब अपने को मिलता आ रहा है। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल जो है बहुत हाई है। ठीक है, और बिहार के जो बेगूसराय है हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। बिहार का बेगूसराय सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया पूछे तो बिहार का बेगूसराय, कैपिटल सिटी पूछे तो दिल्ली, इंडिया के बारे में पूछे तो हम 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 की आई है। इसमें यह देखा जाता है कौन सा देश ग्लोबली कितना कनेक्ट है, कितने वहां के ट्रेड फ्लो हो रहा है, कितना वहां पे आना जाना होता है। तो इंडिया को 62 रैंक मिला है। कितना, इंडिया को 62 रैंक मिला है। ठीक है, 2024 में ये ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी बाय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडिया का रैंक है 62। ठीक है, और सिंगापुर इसमें टॉप करता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लोबली कनेक्टेड चीज है, मतलब देश है। ठीक है,
सबसे ज्यादा ग्लोबली कनेक्टेड कंट्री कौन सी है? सिंगापुर है। किन किन चीज पे देखा जाता है? फ्लो ऑफ ट्रेड कैसा है, कैपिटल कैसी है, इंफॉर्मेशन कितना मिलता है वहां लोगों को, ठीक है, लोग कितना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया गया 20 मार्च को, आपको पता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक है 126, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हम नहीं हैं, 126 तकरीबन इतने ही हम चलते आ रहे हैं। एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है, हर साल इसको पब्लिश किया जाता है, और इसके अंदर सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जनरोसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ये सारी चीज देखी जाती है। इंडिया 143 में से 126 रैंक पे है, लास्ट ईयर भी और इस साल भी, ठीक है। हम ना ज्यादा दुखी हुए ना ज्यादा खुश हुए। हर बार की तरह फिनलैंड फिर बाजी मार गया, डेनमार्क, आइलैंड, स्वीडन, इजराइल, इजराइल भी यहाँ पे है, देखना इस बात को याद रखोगे क्योंकि पिछले 3 साल का डाटा उठाया जाता है, तो इजराइल को भी हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर डाला है, ठीक है। अफगानिस्तान बॉटम पे है, तालिबान का राज चल रहा है, अफगानिस्तान बॉटम पे है, बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। और बाकी हम अपने पड़ोसियों की बात करें, चाइना का रैंक है 60, मॉरिशस का है 70, नेपाल का 93, पाकिस्तान का 108, म्यांमार का 118, इंडिया 126, श्रीलंका 128, बांग्लादेश 129, अफगानिस्तान लास्ट है 143, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज क्या है? 2023 को वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को सबसे गर्म साल जो है वो घोषित किया है, सबसे गर्म, वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट आई, WMO ने दी, ठीक है, और जिसके अंदर 2023 को ये कहा कि 1.45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ऊपर हो गया है 2023 में। ये वार्मेस्ट ईयर था, 174 ईयर्स के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है, पिछले 174 सालों के अंदर 2023 का इतना तापमान बढ़ा है, ठीक है। और एल नीनो कंडीशन, ला नीना से एल नीनो कंडीशन जो है वो शिफ्ट हुई है, जिसके कारण 2023 जो इतना वार्मेस्ट रहा है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट आई 2024 की। देखो इसको कौन देता है? यूनाइटेड नेशन की चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर GEM रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूनिटार क्या है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलके ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट दी है, जो बाई एनुअल आती है, यानी 2 साल में एक बार आती है। और ऐसा कहा है कि हम इतना जल्दी डिस्पोज नहीं करते, 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। इतना हमने अभी डिस्पोज भी नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, 5 गुना ज्यादा वो बन गया, ठीक है। 62 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जो है वो 2022 में जनरेट हुआ। 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है 82 मिलियन टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो हमने ऐसा कहा कि हम रिसाइकलिंग वगैरह करेंगे, और अगर रिसाइकलिंग करते हो तो उम्मीद है 2030 तक 20% से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में गिरावट आएगी। यूरोप जो है वो 40% ऑफ रिसाइकलिंग या कलेक्शन रेट पे है, ठीक है, इसको याद रखोगे। पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन वहां हाईएस्ट है, नियरली 18 किलोग्राम पर व्यक्ति, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूरोप के अंदर जनरेट किया जा रहा है, तो वहां पे सबसे ऊपर यूरोप दिख रहा है, फिर ओशियनिया, फिर अमेरिकाज, फिर एशिया, अफ्रीका, इस तरीके से आप देख रहे हो। रिसाइकलिंग कितना है वो भी देख रहे हो, और जनरेट किसका ज्यादा हो रहा है वो भी देख रहे हो। अभी डिफेंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ जो है वो ऑर्गेनाइज हुई। ये क्या है? बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मतलब कि डिजास्टर रिलीफ के लिए जो टीम तैयार की जाती है उसके लिए एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। ईस्टर्न सीबोर्ड पे 18 से 31 मार्च 2024 तक ये होगी, विशाखापट्टनम के अंदर ये एक्सरसाइज की जा रही है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने नया नेवी हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है नौसेना भवन, दिल्ली कंटोनमेंट के अंदर, ठीक है। दिल्ली कंटोनमेंट के अंदर इसको मनाया है या ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन आर्मी सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप STEAG को, ये क्या न्यूज थी? ये बीच की एक न्यूज मिस्ड है, ठीक है, बीच की एक न्यूज मिस्ड है, इसको मैं नेक्स्ट वीक में इंक्लूड कर लूंगी। इसके बाद अगली है लेमिटाई। लेमिटाई का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। लेमिटाई 2024 इंडिया और सेशेल के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। 10th एडिशन इसका हो रहा है इंडिया और सेशेल के बीच में। इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल है और सेशेल की डिफेंस फोर्सेस 10 दिन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पे है, जो सेशेल के अंदर हो रही है। लेमिटाई का मतलब है फ्रेंडशिप, जो 2 साल में एक बार होती है। अभी रिवीजन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगी, लास्ट के 5 क्वेश्चन आप बताओगे। तो रिवीजन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
कि सीबीएसई के चेयरपर्सन किसको बनाया है, राहुल शर्मा को, राहुल सिंह को, ठीक है, राहुल सिंह को। फिर उसके बाद हु इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट 2024, विमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट की विनर कौन है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट द बीएनपी पारिबास ओपन, नाम क्या था, कार्लोस एल्काराज, ठीक है, जिन्होंने मेडवेडेव को हराया। विच सिटी इन नेपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टूरिज्म कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल किसको बनाया है उन्होंने, पोखरा को, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन जो आया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस साइक्लोन का नाम क्या है, उसका नाम है साइक्लोन मेगन। नेक्स्ट न्यूज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कह रही है कि पेरिस ओलंपिक के लिए इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, ये था यस बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है, 126, ठीक है, बहुत बुरा है, 126 आउट ऑफ 143 कंट्री। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किनको मिला है, प्रभा वर्मा को, ठीक है, प्रभा वर्मा लिटरेचर या पोइट्री के फील्ड में। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, 2024 की जो थीम थी, सी ऑप्शन। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इराक, इराक में नेक्स्ट एम्बेसडर सोमेंदु बागची, ठीक है। उसके बाद हु ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 4th ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, यूनिटार ने और आईटीयू ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूनिटार दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की। विच एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट टिपिकली अलाइंस विद सेलिब्रेशन ऑफ नवरूज, कौन नवरूज के साथ, मतलब कि कौन सी खगोलीय घटना नवरूज के उत्सव के साथ आती है, दैट इज वर्नल इक्विनॉक्स, 21 मार्च को होता है ना, तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स का डे होता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ डीप सी आइसोपोड ऑफ द कोलम कोस्ट, ठीक है, वो कौन सी स्पीसीज है ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीता कलानिधि अवार्ड, म्यूजिक अकेडमी 2024 ने संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए किसको सेलेक्ट किया है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ तेलंगाना, गवर्नर ऑफ तेलंगाना से अभी किसने रेजिग्नेशन दिया है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल कनेक्टेडनेस रैंकिंग, जो DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट आई है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, ये आपको बताना है, सिंगापुर टॉप पे था। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, कहां पे लगी है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस। सो नेक्स्ट वीक मिलेंगे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।